हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम प्रीवियस क्लास में अनादर्श विलयन में पढ़ रहे थे। अब आगे देखते हैं। हमने बताया था कि अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा गया था, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। किसके? राल्स के नियम के अनुसार। धनात्मक विचलन क्या होता है? धनात्मक विचलन में ये होता है कि जो विलायक विलायक और विलय विलय होते हैं, जो विलय के जो आकर्षण बल होता है, जिसमें विलय विलय में और विलायक विलायक में, वो क्या होगा? वो विलायक और विलय के अंतर आणविक आकर्षण बल जो होंगे उनसे ज्यादा होगा। जो ए के और बी के जो अंतर आणविक आकर्षण बल होंगे वो किससे ज्यादा होंगे? ए बी के आकर्षण अंतर आणविक आकर्षण बल से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ऐसा समझियो कि जो इनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा था और इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा था, उनसे क्या होगा? इसमें जो आकर्षण बल लगेगा वो कम लगेगा। और इसके कारण क्या होगा कि जो ये जो थे, इनमें क्या हो गया कि जी ये इनमें आकर्षण बल था तो ये सारे पास पास थे, तो इनको वाष्प में बदलने के लिए जो दूसरा बल लगा रहा था कि उसको जाने नहीं दे रहा था, वाष्प में बदलने नहीं दे रहा था। इसमें भी ऐसा ही हो रहा था। लेकिन जब ये यहाँ पे आया तो इनके बीच में जो आकर्षण बल था वो क्या हो गया था? कम हो गया था। इसकी वजह से क्या होगा? ये ज्यादा वाष्प में बदल जाएंगे। तो इसको समझो, जैसे P1 है। P1 पहले हमने बताया था, P1 कौन सा होता है? जो इसमें जाके जब वो वेपराइज हो रहा है, मतलब वाष्प ताप में बदल रहा है, वो चीज। तो अब ये क्या होगी? ये जो है P1 नॉट X1 से क्या होगी? P1 जो होगा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो P1 नॉट था, यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे आकर्षण बल लग रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बल लग रहा था उसकी वजह से वो वाष्प में दूसरे अणु बदलने नहीं दे रहे थे, तो इसलिए वो ज्यादा बदल नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो आकर्षण बल हो गया वो क्या हो गया? कम हो गया। इसकी वजह से यहाँ के अणु, जो एक ही अणु होंगे, वो ज्यादा वाष्प में बदल सकते हैं, क्योंकि उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये वाले जो P1 होगा वो क्या होगा? P1 नॉट X1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसे ही P2 को भी, P2 के पास भी पहले आकर्षण बल लग रहा था, पहले उसमें अंतर आणविक आकर्षण बल लग रहा था। तो अब यहाँ पे जो आया B, अब क्या हो गया? उसको भी छूट मिल गई उड़ने की, तो यहाँ पे वो भी अब जल्दी वाष्प में बदल जाएगा। तो P02 X2 से P2 क्या होगा? ग्रेटर होगा। ऐसे ही अगर दोनों ही ग्रेटर है, P1 और P2, तो क्या होगा? P टोटल भी क्या होगा? P1 प्लस P2 से क्या होगा? ज्यादा होगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो इसको ऐसे ही समझो। अब आकर्षण बल अगर क्या हो रहा है, मतलब ये जो पास में ज्यादा बदल रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या हो रहा था? जो इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा था, तो ये पास पास में थे, ये भी पास पास में थे। जब इन दोनों को मिलाया गया, क्या हुआ कि ये इनके बीच में जो आकर्षण बल होगा वो कम हो गया है, तो ये क्या होगा? दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर हो जाएंगे तो क्या होगा? इनके बीच में जो वॉल्यूम होगा, मतलब आयतन होगा, वो कुछ बढ़ जाएगा। तो मतलब जो वॉल्यूम चेंज आएगा ना, जो हम बोलते हैं आयतन परिवर्तन, वो क्या आएगा? कुछ पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो चिपके हुए थे, मतलब जो आकर्षण बल लग रहा था इनके बीच में, इसकी वजह से क्या था कि इनका स्पेस थोड़ा छोटा हो गया था। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे आने के बाद इनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये क्या होंगे? मतलब ज्यादा जगह में आएंगे। क्यों? क्योंकि अब इनको आकर्षण बल नहीं है, तो ये दूर दूर रहेंगे। इनको कोई खींचने वाला नहीं है, तो दूर दूर रहेंगे, तो इनका वॉल्यूम का आएगा? ज्यादा आएगा। जो वॉल्यूम चेंज भी होगा वो क्या होगा? जो मिश्रण का वॉल्यूम चेंज आएगा वो क्या आएगा? ज्यादा आएगा। आयतन परिवर्तन क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अब देख, अब आएगा, और इसमें क्या होगा? एंथैल्पी चेंज। जो क्या है? डेल एच एंथैल्पी चेंज है, ऊर्जा परिवर्तन है, एंथैल्पी परिवर्तन है, वो क्या आएगा? वो भी पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अब आकर्षण बल कम लग रहा है और इनके बीच में वो अब इसका उदाहरण देखें। उदाहरण में हमने लिया है, एक एक साइड लिया है H2O
H2O वाटर, और एक साथ लिया है H3OH और HCl। इनके बीच में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन बंध बन रहा है। इसके बीच में हमने पढ़ा है वाटर के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बंध क्या होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या होंगे, पास पास रहेंगे और बड़े मजबूती के साथ एक दूसरे बॉन्ड को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो ये वाष्प में बदलना उतना नहीं बदल पाता है। लेकिन क्या हुआ, जब हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया, तो क्या हुआ, मिक्स करने पे क्या हुआ कि जो H2O के बीच में क्या आएगा, CH3OH आ गया। अब और CH3OH के बीच में क्या आएगा, H2O आ गया। इसकी वजह से क्या होगा, जिनके हाइड्रोजन बंध जो मजबूती से पकड़े हुए थे, अब क्या हो गया, उनका जो बॉन्ड है वो लूज हो गया, कम प्रभावित कर रहा है अब दूसरे को, मतलब कम आकर्षण बल दे रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, कमजोर हो गया है, वीक हो गया है। तो क्या हो गया, इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया, और ये जो P1 होगा वो भी बढ़ जाएगा, और P2 होगा वो भी बढ़ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है। अब देखते हैं इसके ग्राफ को, किसके, धनात्मक विचलन के ग्राफ को देखते हैं। तो हमने जो पहले ग्राफ बनाया था वो याद होगा, आदर्श विलयन में। ऐसे ही ये वाली जो लाइन है किसको, वाष्प दाब को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मोल अंश को। यहाँ पे x1 के मोल 1 दे रखा है, x2 का मोल 0 दे रखा है। यहाँ पे x1 का मोल क्या हो गया, 0 हो गया है, और यहाँ पे x2 का मोल क्या आ गया, 1 हो गया है। अब यहाँ पे हमने पहले क्या किया था कि x1 होगा तो P1 नॉट होगा, क्या प्रेशर P1 नॉट होगा, और यहाँ पे अगर x2 1 है तो P2 नॉट क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर देगा, मतलब x2 का जो मैक्सिमम प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे x1 0 है तो पूरा पूरा कौन सा प्रेशर आ जाएगा, P2 नॉट। अब ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है P1 को, ये वाली P1 के किसको, P1 के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही थी, ये वाली किसको लग रही थी, P2 के, और ये वाली किसके, PT को कर रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब क्या हो गया है, इसमें एक आकर्षण बल और उसको अनादर्श विलयन आ गया है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने देखा कि जो P1 है वो क्या हो रहा है, P1 क्या है, P1 नॉट x1 से ग्रेटर आ रहा है। तो हम जो P1 जो आ रहा है, जो नया वाला P1 है वो क्या आ रहा है, जो ग्रेटर वाला। तो जैसे इसको ग्राफ देखेंगे वो कौन सा, पहले वाले P1 के ग्राफ से क्या आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि वो बढ़ा हुआ है। तो ग्राफ में ये आया। ऐसे ही P2 को देखेंगे तो वो भी ऊपर आया है, और P3 अगर P टोटल बड़ा है, P1 प्लस P2 भी क्या होगा, मतलब P1 प्लस P2 से भी ज्यादा है क्या, PT। तो ये वाला भी ग्राफ ऊपर से जाएगा। ओके, ये चीज समझ में आ रही है सभी को। अब पढ़ते हैं ऋणात्मक विचलन को। यदि विलय विलय वाष्प दाब से एवं विलायक विलायक वाष्प दाब का योग विलयन के वाष्प दाब से अधिक है, तो यह विलयन राल्स नियम के से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अर्थात यदि विलय विलायक आकर्षण बल विलय विलय आकर्षण बल एवं विलायक विलायक आकर्षण बल से अधिक हो तो विलयन राल्स नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ये चीज ऐसे समझो, जैसे जो ए के बीच में कोई इतना आकर्षण बल नहीं था, बी के बीच में नहीं था, लेकिन जब इन दोनों को मिलाया गया तो क्या हुआ, इनके बीच में एक आकर्षण बल उत्पन्न हो गया। मतलब कि विलय विलय की जो आकर्षण बल था और विलायक विलायक का जो आकर्षण बल था वो क्या हो गया, जो विलय और विलायक का जो आकर्षण बल हुआ उससे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ये चीज समझ में आ रही है। इसमें ये बताया गया है ऋणात्मक विचलन में, किसके, राउट के नियम के अनुसार। तो जैसे ये वाला जो ए क्या है, एक विलय, ये मान लो विलायक विलायक है, ये विलय विलय है, इनके बीच में आकर्षण बल नहीं था। लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, ए और बी के बीच में क्या हो गया, आकर्षण बल उत्पन्न हो गया। तो वो क्या होगा, आकर्षण बल ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विचलन। इस प्रकार के विलयन में विलायक विलायक ए और विलय विलय बी अंतराण्विक आकर्षण बल विलायक विलय ए बी अंतराण्विक आकर्षण बल से कम होता है। ये चीज यही बताई गई है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके
उदाहरण के लिए हम लेते हैं, एक जगह पे लेते हैं CH3 Cl3 CH Cl3, इनके बीच में कोई भी आकर्षण बल नहीं है। और यहाँ पे ले लेते हैं हम C डबल बॉन्ड CH3, इनके बीच में क्या है, आकर्षण बल नहीं है, ना ही इन दोनों के बीच में है, ना ही इन दोनों के बीच में है। लेकिन क्या हुआ, जब हमने इनको मिलाया तो क्या होगा, इनके बीच में जो आकर्षण, जैसे क्या हो गया, CH Cl3 है और ये क्या है, C डबल बॉन्ड CH3। अब क्या होगा, इनके बीच में क्या हो गया, एक हाइड्रोजन बन गया, मतलब इनके बीच में अब आकर्षण बल उत्पन्न हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे कोई आकर्षण बल नहीं था, तो ये दूर दूर रहेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना उड़ रहा है या कुछ भी, ऐसे ही इसमें था। लेकिन इसमें क्या हो गया, अब ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे हाइड्रोजन बंद बन रहा है, तो अब ये उड़ने में क्या करेगा, परेशानी देगा और उड़ने नहीं देगा, किसको, दूसरे वाले अणु को। तो अब इसमें अगर आकर्षण बल लगता है तो क्या क्या होगा, अब इसके बीच में क्या होगा, आकर्षण बल बढ़ गया है, तो अब क्या होगा, इनके बीच में जैसे गैप जो होते थे वो बढ़ जाएंगे, और क्या होगा कि ये सारे एटम जो होंगे वो पास पास में आ जाएंगे। तो क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, किससे, नेगेटिव में, क्योंकि पहले वाला क्या हो रहा था, जो धनात्मक विचलन में हो रहा था, वो क्या हो रहा था कि आकर्षण बल कम हो गया था, तो इसकी वजह से वो दूर दूर चले गए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये क्या बुला रहे हैं, पास पास बुला रहे हैं, तो क्या होगा, और जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो वॉल्यूम जो पहले अगर देखा जाए इनका, तो उनसे क्या होगा, इसमें कम होगा। तो जो डेल वी मिक्सचर होगा वो क्या होगा, कम होगा, किससे, या फिर ये मान लो नेगेटिव में आएगा, जो नेगेटिव में, मतलब पहला वाला किस में आ रहा था, पॉजिटिव में आ रहा था, मतलब कि अब ये जो वी होगा, वी टोटल, किससे क्या होगा, जो कम होगा V1 प्लस V2 से, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो डेल एच भी होगा, वो भी मिक्सचर का, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो एंथैल्पी चेंज होगा वो भी कम हो जाएगा, वो भी नेगेटिव में दिखाया है, इसलिए ये चीज आ रही है। Vt क्या हो गया, कम हो गया, किससे, V1 प्लस V2 से, क्योंकि इनमें क्या आ गया, आकर्षण बल आ गया। अब क्योंकि इनमें दोनों में ये दोनों आए, तो इनमें क्या हो गया, हाइड्रोजन बन गया है, और इनके आकर्षण बल आ गया है। अब देखते हैं ग्राफ को, ग्राफ में देखते हैं, अब क्या हो गया कि जो हमने यहाँ पे ये वैसे ही पिछले वाले ग्राफ की तरह ये वाला लिया है एम्बुलेंस को, ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दाब को। अब ये वाली जो लाइन है डॉटेड लाइन, वो किसको कर रही है, P2 के उसको ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन P1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये PT को। जो डॉटेड लाइन है वो ओरिजिनल, जो कि अगर इनमें इनके बीच में कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है, ना ही विलय विलय के बीच में होता है, ना विलायक विलायक, और ना ही विलय विलायक के बीच में कोई अन्योन्य क्रियाएं हो रही होती या कुछ भी नहीं होता, तो कौन सा लगाते हैं, ये वाला। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब इनके बीच में एक क्रियाएं बढ़ गई हैं, आकर्षण बल आ गया है, और इसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो देखते हैं। अब अगर हमने ये लिया है P1, यहाँ पे ये समझिए कि P1 क्या है, P1 क्या होगा, अब पहले P1 क्या हो रहा है, जो वाष्प दाब था पहले क्या हो रहा था, पहले वाले जो उसमें A मान लिया बीकर, तो उसमें से क्या हो रहा था, वो आसानी से वेपोराइज हो रहा था, आसानी से वाष्प में बदल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, जो यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आकर्षण बल बना है, तो इसका जो प्रेशर जो वेपर में बदलने का वो होगा, वो क्या आएगा, कम होंगे, मतलब जो वाष्प दाब में बदलेंगे, वाष्प में बदलना कम हो जाएगा, मतलब कम अणु वाष्प में बदलेंगे आकर्षण बल की वजह से। तो P1 क्या होगा, कम रहेगा, किससे, P1 नॉट X1 से। ऐसे ही P2 भी क्या होगा, कम होगा, P2 नॉट X2 से। अब अगर ये दोनों कम है तो PT भी क्या होगा, PT भी कम होगा, किससे, P1 प्लस
P2 P1 प्लस P2 वो कौन से माने गए हैं जो पहले वाले थे कि P1 प्लस P2 को ऐड करने के बाद क्या निकल के आता था PT। अब वो जो PT आया था वो किससे अब क्या होगा, वो भी क्या होगा, कम होगा जो P1 प्लस P2 से। जैसे इसमें दर्शाया गया है, जैसे ये जो लाइन है ये वाली किसकी है, एक्स P1 की है। ये वाली अगर P1 है, P1 नॉट X1, अगर हमने ये वाला अब वाला P1 देखना है तो क्या हो गया, उसका भी ग्राफ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो P1 किससे कम है, P1 नॉट X1। और ये वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही P2 नॉट X2। ये कौन सा था, PT किससे कम होगा, P1 प्लस P2 से। ये चीज समझ में आ रही है सभी को। अब आते हैं स्थिर क्वाथी पे, एजियोट्रोप। एजियोट्रोप में क्या होता है कि जैसे कुछ जैसे डेफिनेशन दे रखी है, कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं जिसका द्रव व वाष्प प्रावस्था में संगठन होता है तथा यह स्थिर ताप पर उबलते हैं। ऐसे प्रक्रमों में घटकों को प्रभावी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। मतलब कि जब हम एक मतलब दो उसको लेते हैं, जैसे हमने मान लिया, कोई भी मान लिया हमने, एक ले लिया हमने, कोई जल लिया है, बी कुछ और ले लिया है, जैसे मान लो ए हमने कुछ लिया है, बी लिया है, एक विलयन बनाया है सी करके। तो अब इसका जो क्वथनांक होगा वो हमने दे रखा है जो 100 डिग्री सेल्सियस, इसका दे दिया हमने 80 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, इन दोनों को मिला के जो भी एक विलयन बना है, उस विलयन का मान लो क्या आ रहा है, इस विलयन का मान लो 70 डिग्री सेल्सियस पे वो वाष्प दाब में, मतलब वाष्प में क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक वो होता है जहां पर वो जो जैसे पानी है, पानी का क्वथनांक 100 होता है किस पे, एक निश्चित प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है, उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब ये देखते हैं कि जैसे हमने कोई विलयन लिया है, कोई जैसे विलय और विलायक लिया है, विलय ले रखा है हमने, उसका जो क्वथनांक दे रखा है जहाँ पे वो वाष्प में बदल जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, इसके बाद वो वाष्प में बदलने लग रहा है। ए का 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया, बी का 80 डिग्री सेल्सियस। जब हमने दोनों को मिलाया और दोनों को मिलाने के बाद जब हमने उसको गर्म किया तो वो 70 डिग्री सेल्सियस पे 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, वाष्प में बदल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है वो साथ में, और जबकि पहले जो कि जो पहले जो जितने भी अलग अलग दे रखे हैं, इसको भी हमेशा ध्यान रखना है कि एक निश्चित मात्रा में, निश्चित प्रतिशत पे मिलाया जाता है, तब जाके ऐसा एक विलयन बन के आया है जिसमें उसका जो क्वथनांक आया है वो 70 डिग्री सेल्सियस आया है। एग्जाम्पल में भी समझेंगे आगे, देखते हैं। ठीक है, फिर इसको जो स्थायी क्वाथी है उसको स्थिर क्वाथी को दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटा गया है। एक है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, दूसरा है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। अब न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी को समझते हैं। इसमें क्या होगा, जो विलयन जो निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। मतलब कि इसमें क्या होगा कि जब हम जो भी बनेगा, क्या जो भी हमने जो विलयन बनाया है उसका क्या होगा, जो भी जो इसका जैसे उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे, जो क्वथनांक होंगे, उनसे क्या आएगा, जो विलेन बन के आएगा उसका जो वो आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। जैसे दे रखा है कि न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी वह विलयन होता है जो अपने संगठन अवयवों से कम ताप पर उबलते हैं। ये चीज आ गई समझ में। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हमने लिया जल। जल का क्वथनांक क्या होता है सबको पता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और जल, अब एक ले लिया हमने
एल्कोहल। एल्कोहल का कितना होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस। जब हम क्या करते हैं इन दोनों को मिलाते हैं, जो विलयन हम लोग बनाते हैं एक निश्चित ताप पर, जैसे हमने जल प्लस एल्कोहल लिया है, तो ये कितने प्रतिशत लिया हमने 95%। तो ये कितना लिया है 5%, 5%। इन दोनों को मिला के अब इसका जो क्वथनांक आ रहा आएगा वो क्या आएगा, वो क्या आएगा 78 डिग्री सेल्सियस। ये आया। तो अब देखो ना तो ये क्या है जल से जल के बराबर है, ना ही ये अलग इसके बराबर है, जबकि ये जल से भी जल के क्वथनांक से भी कम है और इसके अल्कोहल के क्वथनांक से भी कम है। जब उसका जो तापमान कम आता है उसको क्या कहते हैं न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर ख्वाति। अब आते हैं सेकंड पॉइंट अधिकतम क्वथनांक की स्थिर ख्वाति पे। विलयन जो निश्चित संगठन पर राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, इस प्रकार का विलयन अपने संगठन अवयवों के क्वथनांकी से अधिक ताप पर उबलता है। मतलब जब हम दो विलयन को अलग, मतलब विलय और विलाय को ऐड करते हैं, तो जो विलयन बन के आएगा वो जो अलग अलग अपने आप में जो उनका क्वथनांक होता है उनसे ज्यादा आता है। तो देखिए उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण लेते हैं, एक ले लिया जल और ले लिया HNO3। ठीक है, इसका क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है और इसका होता है 86 डिग्री सेल्सियस। ये चीज आ रही है। अब हम देखते हैं 86 डिग्री सेल्सियस इसका आ रहा है। जब हम इनको ऐड करते हैं HNO3 प्लस जल, ओके, तो निश्चित उस पे ये होगा 68% और दूसरा होगा 32%। अब इस पे हम क्या कर रहे हैं इनको मतलब मिला रहे हैं, तो इनका जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, जो क्वथनांक निकल के आएगा वो आएगा 120.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि जल से भी ज्यादा है और HNO3 से भी ज्यादा है। पहले वाले में क्या होता था न्यूनतम में उसका जितने भी जो विलयन मिलाए जाते हैं उनमें क्या होता है जो विलयन होता है उसका क्वथनांक कम आता है, लेकिन इसमें क्या होता है इसमें ज्यादा आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अधिकतम क्वथनांक की स्थिर ख्वाति और उसको क्या बोलते हैं न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर ख्वाति। अब इसको ये चीज, अब इसका मतलब क्या है, ये स्थिर ख्वाति का मतलब ही ये होता है कि ये दोनों जब मिलाने के बाद एक साथ वाष्प में बदलेंगे। ये नहीं है कि अलग अलग कर दिया जाए, ये दोनों अलग नहीं होंगे, वो साथ में क्या होंगे वेपराइज होंगे, मतलब वाष्प में बदलेंगे। वो किस टेम्परेचर पर बदलेंगे अब 120.5 डिग्री सेल्सियस पे। ओके।